हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक्स आज चैप्टर है हमारा, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है। अगर हम क्लास 12th प्योरली के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 4 है। और अगर नीट या जेई के बेसिस से देखें, तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इजी टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने आपने लिखा है कि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते ही क्यों हैं। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो आपने 11th में ऐसा जो चीज़ नहीं पढ़ा जिसके कारण आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हमने 2 चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुकी है। कौन कौन से चैप्टर में? एक तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है और एक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो जैसे ही आप केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी अगर खोलेंगे तो वहाँ सबसे पहले यही दिया हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। उसने सबसे पहले ये बोला है कि पिछले साल या पहले के टॉपिक्स में थर्मोडायनेमिक्स की मदद से आपने ये पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, वेदर एनी रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट। फिजिबल रिएक्शन होने के लिए आपने 2 कंडीशन पढ़ी थी कि अगर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और ऐसे रिएक्शन क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे और फिजिबल हो जाएंगे। अगर एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएंगे आपके, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होंगे और साथ में आपको कुछ एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आपको प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ सकता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना पड़ सकता है या टेम्परेचर कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये आपने रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कुल मिलाकर के रिएक्शन की फिजिबिलिटी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ ली। रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर्स आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिए थे। फिर आ जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगी, है ना। हमने ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन अचीव करेगी उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ कि एंट्रोपी की वैल्यू अगर 0 है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन के पैरामीटर्स पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फिर तीसरा आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तीसरा अपन आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने सबसे पहले ये पढ़ लिया कि कोई भी रिएक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली है, कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। फिर दूसरा आपने ये पढ़ लिया कि अगर अब वो रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ तो क्या वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, कैसे अचीव करेगी और उसके पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं। दूसरा चीज़ आपने पढ़ लिया। अब तीसरा चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। साइंस में कहीं भी रेट शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आपको टाइम से डिवाइड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन भैया, केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसीलिए नाम है केमिकल। काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड या उसकी स्पीड से रिलेटेड या उसकी मूवमेंट से रिलेटेड के बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ हम बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन को ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है। मतलब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेट से संबंधित जानकारियाँ हम लेने वाले हैं। ठीक है,
चलिए केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है मेरा वो है रेट ऑफ रिएक्शन, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको किन किन रूप से लिखा जा सकता है, आप अगर एनसीईआरटी या कोई भी बुक खोलेंगे तो उसको रेट के रूप से लिखता है, या मैं जो है इसको ROR रेट ऑफ रिएक्शन के रूप से लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले रेट मैंने बता दिया है, कोई भी साइंस की टर्मिनोलॉजी में रेट आएगा तो आपको किससे डिवाइड करना है? टाइम से डिवाइड करना है। मतलब डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा भैया? टाइम आ जाएगा। किसका टाइम देखना है आपको? केमिकल रिएक्शन का देखना है। अब केमिकल रिएक्शन का आपको कोई पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? केमिकल रिएक्शन से संबंधित ऐसी कौन सी जानकारी है जो आप ऊपर रखना चाहते हैं? प्रेशर रखना चाहते हैं आप, वॉल्यूम रखना चाहते हैं, टेम्परेचर रखना चाहते हैं, कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं। कंसंट्रेशन में भी कौन सा कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं आप? मोलैरिटी रखना चाहते हैं कि नॉर्मेलिटी रखना चाहते हैं? वो हमने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद पता चला कि मोलैरिटी जो है वो सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन टर्म हमें इस हिसाब से लग रहा है, कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से लग रहा है, इसीलिए मैंने कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के रूप में लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बेटा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में बदलाव, चेंज इन कंसंट्रेशन में बदलाव। किसका किसका बदलाव हो सकता है भैया? रिएक्टेंट ले सकते हो आप, चाहे तो प्रोडक्ट ले सकते हो। प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बदलाव कितने समय में हो रहा है, यही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। यही क्या कहलाता है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं ये फॉर्मूला प्रेजेंट करूँगा अपने टीचर्स के सामने या किसी के भी सामने, बोलूँगा ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो एक ऑब्वियस जवाब आता है कि सर ये रेट ऑफ रिएक्शन अभी अधूरा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अभी अधूरा है। तो इसमें क्या कमी है? चलिए देखते हैं। अगर आपका कोई भी रिएक्शन है A गिव्स B, अगर आपका कोई भी रिएक्शन है A गिव्स B, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पैरामीटर होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट है। RHS में जो भी पैरामीटर होता है हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लेफ्ट से राइट है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लेफ्ट से राइट है। इसका मतलब रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है आपको? प्रोडक्ट मिल रहा है। रिएक्टेंट से आपको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये बात भी सही है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होते चले जाएगा? कम होते चले जाएगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होते चले जाएगा? बढ़ते चले जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे इस ROR के सामने कौन सा साइन लगाना है भाई? प्लस माइनस साइन लगाना है। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको सामने प्लस साइन लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ते चले जाता है। और अगर आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बदलाव लेना है तो सामने आपको कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होते चले जाता है। तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे तो ROR इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट का बनाना है। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो कंसंट्रेशन है ये किसके रूप में मैंने लिया है? मोलैरिटी के रूप में लिया है। मोलैरिटी को आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, क्या कहते हैं? एक्टिव मास भी कहते हैं। और एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं A की कंसंट्रेशन ले रहा हूँ तो A को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ले रहा हूँ तो सामने डेल्टा साइन लगा दूंगा। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो डेल्टा T लगा दूंगा, और सामने कौन सा साइन आ जाएगा भाई? माइनस साइन आ जाएगा। सामने कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे प्रोडक्ट का बनाना है तो ROR, B की कंसंट्रेशन लेना है तो B को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, सामने डेल्टा साइन लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? डेल्टा T होगा, और सामने कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस साइन। वो आपकी मर्जी है, लगाना है लगाइए, नहीं तो इम्प्लाइड रहता है कि प्लस साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का आज के बाद आपको कोई भी फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला आप आसानी से बता सकते हैं। वो फॉर्मूला है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बदलाव या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बदलाव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और सामने कौन सा साइन लगाना है? प्लस माइनस। अगर प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो माइनस। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूँ,
यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ। अब किसका कंसंट्रेशन लेना है, मान के चलिए मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेता हूँ। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती चली जाती है, तो ये जो ग्राफ है ये मेरा हाइपरबोला बनेगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मान के चलिए मैं T1 टाइम में कंसंट्रेशन C1 लेता हूँ, T2 टाइम में मैं कंसंट्रेशन C2 लेता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा। सबसे पहले अगर मान के चलिए A है डेल्टा A बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हमको पता है कि हम चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ लिख देते हैं हम कंसंट्रेशन कैसे लेते हैं, जो भी फाइनल कंसंट्रेशन है माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम में भी हम यही करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन बनाना है, तो आर ओ आर बराबर हो जाएगा, सबसे पहले रिएक्टेंट है तो सामने आपको माइनस साइन लगाना है, कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, फाइनल कंसंट्रेशन है C2, इनिशियल कंसंट्रेशन है C1, फाइनल टाइम है T2, इनिशियल टाइम है T1। ये हो गया। अब अगर मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ फिर से बनाने का मन कर रहा है, इस बार मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, तो जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, टाइम बढ़ने के साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ जो ग्राफ है वो आपका पैराबोला बन जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली कर लेते हैं, T1 टाइम में कंसंट्रेशन में C1 ले लेता हूँ, T2 टाइम में कंसंट्रेशन में C2 ले लेता हूँ। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर प्रोडक्ट है B है मान के चलिए, तो ये डेल्टा B बाई डेल्टा टी, सामने प्लस साइन, फाइनल कंसंट्रेशन है आपका भाई C2, इनिशियल कंसंट्रेशन है C1, फाइनल टाइम है आपका T2 और इनिशियल टाइम है T1। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा कंसंट्रेशन के टर्म्स में। बस इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंसंट्रेशंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको आंसर निकाल देना है। ये आपका ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं। आगे मान के चलिए आपको ये दोनों ग्राफ को कंबाइन करना है, आप कंसंट्रेशन ले लिए और आपने इधर टाइम ले लिया, तो मैं दोनों ग्राफ को कंबाइन करूँगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये जो है ये आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। ओके, अब नोट डालते हैं। नोट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी है, जैसे A + B गिव्स C + D, इसका बोल रहा है आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। A की कंसंट्रेशन में बदलाव लेना है तो डेल्टा A बाई डेल्टा टी लिखूँगा। क्या ये सही है कि गलत? ये अभी गलत है। क्यों? क्योंकि सामने मुझे कौन सा साइन लगाना है, माइनस साइन लगाना है। सिमिलरली B का होगा बेटा डेल्टा B बाई डेल्टा टी और सामने कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन। C का हो जाएगा डेल्टा C बाई डेल्टा टी और सामने कौन सा साइन, प्लस साइन। और D का होगा डेल्टा D बाई डेल्टा टी और सामने कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। सामने कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। तो यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे दो रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन हो, सभी की रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसीलिए मैंने किससे इक्वेट किया है, इक्वल टू साइन से इक्वेट किया है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है चाहे आपको कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो आप किसी भी रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए या किसी भी प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, सभी का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं सभी की वैल्यू का मॉड सेम आता है, सभी की वैल्यू का मॉड सेम आता है। अगर रिएक्टेंट साइन होगा तो सामने माइनस साइन आएगा, अदरवाइज सभी की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली आपको याद रखना है, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सभी की रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी आपको फाइंड आउट करना है तो एक रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपने निकाल लिया, सभी की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब एक चीज़ क्विकली पढ़ लेते हैं जो कि किसी पेपर में नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, तो मैं तुरंत बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन आपका दो प्रकार का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक बड़ा ही सिंपल डिफरेंस है। जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक टाइम इंटरवल के बीच में होता है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 10 मिनट और 20 मिनट के बीच में मेरी रिएक्शन कितनी प्रोसीड की, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है आप बताएंगे। उस केस में आप कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और मैं किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में, एक पल में, एक सेकंड में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन पूछूंगा तो आप कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये होगा प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट लो या प्रोडक्ट लो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस हो जाएगा किसी एक पल में तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डी, यहाँ पे आप रिएक्टेंट लो या प्रोडक्ट लो, डिवाइडेड बाय डी टी, ये हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेंज इन कंसंट्रेशन अगर लंबे समय तक लेना है तो आपको सामने डेल्टा साइन, या एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में लेना है तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम या डी आपको लगाना पड़ेगा। ये कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी पेपर में आपसे पूछने वाला नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए बता दिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट का पॉइंट है, वो ये लिख लेते हैं कि रेट ऑफ, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ any chemical reaction is taken with respect to 1 mole। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टिक्योमेट्री आप कितने मोल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। चलिए ठीक है, अब सवाल उठता है कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखते हैं लेकिन हम लेकर के कैसे आएंगे। तो एक रिएक्शन देखते हैं, 2A + 3B गिव्स 4C + D। आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन ले करके आना है तो जो भी स्टिक्योमेट्री दी हुई है उसका रेसिप्रोकल आपको ले लेना है, वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले मैं मान के चलो A के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, A तो क्या है भाई, रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले मैं सामने कौन सा साइन लगाने वाला हूँ, माइनस साइन लगाऊंगा। फिर मैंने लेना है डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और इसका जो भी स्टिक्योमेट्री है, स्टिक्योमेट्री होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने आने वाला नंबर, A के सामने आने वाला नंबर क्या है, 2 है। तो इसकी जो भी स्टिक्योमेट्री है इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लेना है, ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली आपका B, ये भी रिएक्टेंट है, सामने माइनस साइन लगाऊंगा, डेल्टा B बाई डेल्टा T लिखूंगा, और इसकी स्टिक्योमेट्री है 3 तो सामने आ जाएगा 1/3। C जो है आपका प्रोडक्ट है तो डेल्टा C बाई डेल्टा T हो जाएगा, इसकी स्टिक्योमेट्री 4 है तो सामने 1/4। देखो अब मैंने प्लस साइन नहीं लगाया है क्योंकि वो इम्प्लाइड है। डेल्टा D बाई डेल्टा T हो जाएगा, सामने प्लस साइन, स्टिक्योमेट्री 1 है, 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन हो गई।
ये जो है इस प्रकार की रिएक्शन हो गई। रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। आपको 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेना है। और 1 मोल के रिस्पेक्ट में आप कैसे लेंगे, जो भी आपकी स्टिक्योमेट्री होगी उसका आपको क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। जो भी आपकी स्टिक्योमेट्री होगी उसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है बेटा, ये है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला सीधा आपसे पूछेगा अमोनिया फॉर्मेशन करवा रहा हूँ, आपको फलाना ठिकाना रेट ऑफ रिएक्शन या कुछ भी निकालना है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अमोनिया फॉर्मेशन होता है तो ये रिएक्शन आपको प्रोवाइडेड नहीं होती है। आपको एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसी वजह से साथ ही साथ इस रिएक्शन को याद करते चलना है। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रकार से लिखना है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन अगर वो बोल रहा है तो इसको उल्टा करके लिख देना है 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। इन एनी केस ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, एग्जामिनर आपको ये रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। ओके, अब अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले N2 लेना है, N2 रिएक्टेंट है, सामने माइनस साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा डेल्टा N2/ΔT। और इसकी स्टिक्योमेट्री 1 ही है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। H2 भी रिएक्टेंट है तो सामने बेटा आपका आ जाएगा माइनस साइन, डेल्टा H2/ΔT 1/3 हो जाएगा। अमोनिया आपका प्रोडक्ट है डेल्टा NH3/ΔT और सामने +1/2। इस प्रकार से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। इस प्रकार से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। आगे बढ़ते एक आध एग्जांपल मैं देता हूँ करने के लिए, इसको फटाफट अटेम्प्ट करिए। एक आध दो क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान के चलिए आपका लिखा है ½ H2 + ½ Cl2 गिव्स HCl। एक इसको करिए। और एक एग्जांपल आपका मान के चलिए दिया है 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2। ये रिएक्शन भी आप अगर याद कर सकें तो करिएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये आगे काम आती है, कैसे आती है मैं बताऊंगा, अगर याद कर सके तो करिए। चलिए अभी फ़िलहाल तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इस केमिकल रिएक्शन का। बताइए। चलिए देखते हैं। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, सबसे पहले H2 है, H2 मेरा रिएक्टेंट है तो सामने माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा H2/ΔT। और इसकी स्टिक्योमेट्री है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जिनका सही है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सामने यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा Cl2/ΔT। इसकी भी स्टिक्योमेट्री 1/2 है, उसका उल्टा हो जाएगा 2। HCl हो जाएगा डेल्टा HCl/ΔT। सामने आपको कौन सा साइन लगाना है, प्लस साइन। इसकी स्टिक्योमेट्री 1 है, 1/1 1 होता है। इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आपका ROR = डेल्टा N2O5/ΔT। सामने आ जाएगा माइनस साइन और 1/2 आप लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा NO2/ΔT। सामने आ जाएगा प्लस साइन और आपने लिखना है 1/4।
फिर आ जाएगा डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, और सामने आ जाएगा प्लस साइन, मत लगाओ, 1/1 वो भी मत लगाओ नहीं माने तो। ये हो गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको इतना आ गया है तो एनसीईआरटी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन नीट और जेईई में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो अगर आपको इतना बेसिक आ गया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन कम से कम आपको बन जाता है। एग्ज़ाम में पिछले साल ही बोर्ड में या उसके पिछले साल हमने देखा है कि उसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतने बेसिक और इतने सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब आगे आते हैं। आगे आने वाली जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 स्टार डालिएगा। ये है आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको एकदम ध्यान में रखना है, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ध्यान में रखने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि रेट से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़नी पड़ेगी। आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, रेट इक्वेशन पढ़ना है, रेट कांस्टेंट पढ़ना है, रेट लॉ पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो आपको हर किसी का यूनिट ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यूनिट में बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश करता है। तो शुरुआत से इस चैप्टर में हम ये आदत बनाएंगे कि यूनिट हम याद रखेंगे। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट देखते हैं। तो ये है भैया चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सामने चलो प्लस माइनस भी लगा देते हैं। कंसंट्रेशन जो है मोलैरिटी है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। टाइम जो है आप सेकंड में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो, आवर में ले सकते हो, जिस मर्जी में ले सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर पर सेकंड। पर सेकंड की जगह पर मिनट भी आ सकता है, पर आवर भी आ सकता है, पर डे कुछ भी आ सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ पे कोई गैस है तो गैस का मुझे प्रेशर नापना पड़ता है, और प्रेशर का यूनिट जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर कोई गैस है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं मेथड्स टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेथड 1। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 में हम पढ़ेंगे पहला तरीका जिससे आपके रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर हम मेथड 2 पढ़ेंगे जिससे आपके रेट ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले वही रिएक्शन ले लेते हैं पुश्तैनी 2A + 3B गिव्स 4C + D। यहाँ अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तो ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा टी। जस्ट अभी अभी हमने देखा है। ये हो जाएगा -1/3 डेल्टा B बाई डेल्टा टी। ये हो जाएगा +1/4 डेल्टा C बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डेल्टा D बाई डेल्टा टी। तो देखते हैं, इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है डेल्टा A बाई डेल्टा टी, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये वाला इतना जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। चूँकि ये दोनों रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट टाइम के साथ फिनिश होते चले जाता है, डिसअपीयर होते चले जाता है, इसी वजह से ये जो पोर्शन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B है। तो बताइए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? हाँ, ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, क्योंकि C आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनते चले जाता है, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। ओके,
तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बनने जा रहा है। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट दे दे, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट दे दे, जो दोनों का फॉर्मूला है ये होता है N इंटू ROR। ये होता है N इंटू ROR, जहाँ पे N क्या है आपकी स्टिक्योमेट्री, जहाँ पे N क्या है स्टिक्योमेट्री, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए देखते हैं, अगर मुझे बनाना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, मुझे क्या बनाना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो ये किसके बराबर है N इंटू ROR। और N की वैल्यू अब आपको कहाँ से देखना है, मेन केमिकल रिएक्शन से देखना है। मेन केमिकल रिएक्शन में A की स्टिक्योमेट्री कितनी है 2 है, इस वजह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A हो जाएगा 2 इंटू ROR। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B बनाना है तो ये भी हो जाएगा N इंटू ROR। मेन केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं B की स्टिक्योमेट्री है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ROR। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C बनाना है तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ROR। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D बनाना है आपको तो ये हो जाएगा 1 इंटू ROR, या सिंपली आप क्या लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपली अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये पहला मेथड है। ठीक है, चलिए मेथड 1 तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। अब हम मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ से अगर आप मेथड 2 लगाओगे तो मेथड 2 से जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा बेटा आपका x/T। वो क्या हो जाएगा x/T। ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, जहाँ पे x होता है कंसंट्रेशन और t होता है आपका टाइम। इसको चलिए प्रूफ करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं भैया, 2A gives 3B। एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, 2A gives 3B। अब इसको ध्यान से समझते जाइएगा, ये प्रोसेस आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करा है, यहाँ पे भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए शुरुआत से बता रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये प्रोसेस आपको इन चैप्टरों में काफ़ी करना पड़ता है, इससे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी मजबूत हो जाएगा अगर आपने नहीं करा है तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं T = 0। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया T = 0। T = 0 का क्या मतलब है कि रिएक्शन मेरी क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। रिएक्शन अब जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो क्या होगा 100% होगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा 0 होगा। तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेटर स्मॉल a से। किससे ले लेता हूँ लेटर स्मॉल a से। आज के बाद मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है किससे डिनोट करूँगा, हमेशा स्मॉल a से। तो मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, ये जो स्मॉल a हमेशा क्या डिनोट करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिएगा बेटा, जो A है हमेशा 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 क्या डिनोट करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो T = 0 में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं T = T मतलब एनी गिवन टाइम। आपसे पूछ सकता है 10 मिनट बाद, आपसे बोल सकता है 20 मिनट बाद, आपसे बोल सकता है 2 सेकंड बाद। इतने समय के बाद मेरी रिएक्शन कहाँ पहुँची। तो जैसे ही रिएक्शन कुछ समय के बाद हम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो इसमें जो कमी आई है इसको रिप्रेजेंट करते हैं A - NX से, और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है इसको रिप्रेजेंट करते हैं NX से, जहाँ पे N क्या होता है सेम मोल्स या स्टिक्योमेट्री।
जैसे A जो है बेटा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, वैसे ही A माइनस एन एक्स क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। A माइनस एन एक्स क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू डालते हैं इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देखिए, इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से n की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा A माइनस 2x। सिमिलरली B की वैल्यू की स्टिक्योमेट्री है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3x। ये क्या हो जाएगा, 3x। अब प्रूफ करते हैं कि मेरा आंसर x/t कैसे आता है। चलिए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, A का रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तो सबसे पहले मैं माइनस साइन लगाऊंगा, डेल्टा A बाई डेल्टा टी लिखूंगा, और इसकी स्टिक्योमेट्री है 1/2। 2 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लिए 1/2। अब डेल्टा A का मतलब आपको पता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो A की फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, A माइनस 2x। A की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गई, A हो गई। फाइनल टाइम क्या हो गया आपका, T हो गया। इनिशियल टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखते हैं, A और माइनस A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A और माइनस A कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2, यहाँ बचेगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई T, इतना बचेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ से और क्या क्या कैंसिल होगा भाई। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बचेगा क्या, x/t। क्या मिल जाएगा आपको, x/t। यही था। अब आप बोलोगे सर आपको शायद रिएक्टेंट का प्रोसेस याद होगा इसलिए x/t आया। क्या हम प्रोडक्ट के प्रोसेस से भी निकाल के बताएं तो भी x/t ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू x/t अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में आई है तो प्रोडक्ट के टर्म में भी आनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा अभी। तो चलिए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी देखना है, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी हम देखते हैं। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ROR डेल्टा B बाई डेल्टा T। चूँकि ये प्रोडक्ट है तो सामने प्लस साइन, इसकी स्टिक्योमेट्री है तो 1/3। चलिए देखते हैं, B का फाइनल कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x। B का इनिशियल कंसंट्रेशन है 0, फाइनल टाइम है T, इनिशियल टाइम है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जा रहे हैं, तो आंसर दोबारा आपका आ गया x/t। और यूनिट याद रखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फटाफट देख लेते हैं। फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, फिजिबिलिटी निकालने के लिए नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में देख लिया। इक्विलिब्रियम की बातें करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बातें करने में, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन मेरा कितने समय में क्या करेगा, कितने समय में फिनिश होगा, इसलिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेते हैं। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी ली। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कंसंट्रेशन में बदलाव, चाहे रिएक्टेंट लो या प्रोडक्ट लो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सामने प्लस माइनस साइन आपको लगाना है। जहां पे कंसंट्रेशन होता है आपका एक्टिव मास, मोलैरिटी बोल सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने ग्राफ वगैरह देख लिया। कंसंट्रेशन जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल। फिर हमने दोनों का ग्राफ कंबाइन कर लिया और एक इंपॉर्टेंट बात देखी, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, इक्वल आती है। इस वजह से इक्वेट किया जाता है। दो प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जरूरी बात नहीं है। फिर हमने स्टिक्योमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात देखी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमेशा कितने मोल के रिस्पेक्ट में लेना है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेना है। 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैसे लेते हैं, जो भी स्टिक्योमेट्री है, जो भी रिएक्शन की स्टिक्योमेट्री है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ये हमने देखा। फिर आपको हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, उसकी रिएक्शन याद रखनी है, ये आपने देखा। फिर कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपने किए। फिर हमने यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि आगे वो कंफ्यूज करेगा, हम देखेंगे कैसे कंफ्यूज करेगा। यूनिट आपको याद रखना होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड की जगह मिनट आवर कुछ भी हो सकता है। अगर गैस है तो प्रेशर लेना है, प्रेशर की कॉमन यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। फिर आपने मेथड्स टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, 2 मेथड है। सबसे पहले आपने मेथड 1 पढ़ा,
मेथड 1 में पढ़ा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो, ये होता है N × ROR, जहाँ पे N होती है स्टिक्योमेट्री। फिर आपने अभी मेथड 2 पढ़ा, मेथड 2 के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो आएगा x/t, और ये हमने अभी इसको प्रूफ कर दिया। जहाँ पे 3 बातें याद रखेंगे, जो A हम डिनोट करेंगे इस प्रोसेस में हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, A - NX रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा, और N आपकी स्टिक्योमेट्री होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन के जो दोनों मेथड्स पढ़े हैं इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद हम 2 लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ेंगे और हम रेट लॉ पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये पहला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का वाइंड अप हुआ। ओके।